हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट क्लासेज। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसीडरेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 2 की जो भी डेफिनेशन क्लोज था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस कर लिया था एक्सेप्ट कंसीडरेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसीडरेशन। फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन। मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मीन्स बदले में कुछ देना। जब एक पर्सन दूसरे से कोई प्रॉमिस करता है तो उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए उसको, तो वही क्या होता है, कंसीडरेशन। उसी को हम कंसीडरेशन बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जैसे ए एंड बी दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए क्या करेगा, बी को बॉक्सेज ऑफ चॉकलेट देगा, उसके बदले में बी क्या करेगा, ए को करेक्ट आंसर देगा। तो ये क्या हो गया, एक कंसीडरेशन मीन्स बदले में कुछ देना। जो फर्स्ट प्रोमिस था वो था ए के और बी के बीच में, क्या कि ए जो है बी को क्या करेगा, बॉक्सेज ऑफ चॉकलेट देगा। और जो सेकंड प्रोमिस था वो था बी का ए से कि बी करेक्ट आंसर देगा। तो ये क्या हो गई, दो प्रोमिस हो गई। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस को कहाँ मेंशन किया हुआ है, रेसिप्रोकल को सेक्शन 2F कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया कि रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होते हैं। तो प्रोमिस which from the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promise। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो लोग एक दूसरे को प्रोमिस देते हैं और प्रोमिस दूसरे प्रोमिस का क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बताया था इसमें कि जब ए ने क्या किया, ए ने प्रोमिस दिया क्या बी को कि वो बॉक्सेज ऑफ चॉकलेट देगा, ठीक है, उसके बदले में बी क्या देगा उसको, करेक्ट आंसर। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को एक प्रोमिस के बदले में क्या होगा, दूसरा प्रोमिस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिस। तो ये बताया हुआ है। सो जो दो ऊपर वाले दोनों प्रोमिस है वो क्या है, टू प्रोमिस आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कंसिडरेशन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिस। नेक्स्ट क्या है, कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्यो। मीन्स मैंने फर्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने बताया था कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ बदले में देना, समथिंग इन रिटर्न। तो वो कुछ भी हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, एब्सटिनेंस हो सकता है। एब्सटिनेंस का मतलब होता है किसी को काम न करना या कुछ न करना। तो वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो क्या बताया इसमें, कंसिडरेशन मस्ट बी वैल्यू। मीन्स कंसिडरेशन एक वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एक मॉनेटरी वैल्यू ही हो, मीन्स पैसे हो। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया था, राइट, इंटरेस्ट। और वो क्या, पॉजिटिव भी हो सकती है कंसिडरेशन और नेगेटिव भी। नेगेटिव मीन्स कुछ ना करना। जैसे ये एग्जाम्पल है फादर और सन का एग्जाम्पल है, जिसमें फादर कहता है अपने सन को, अगर जो सन है वो क्या करेगा, स्मोकिंग को छोड़ देगा, तो वो क्या करेंगे, फादर उनको कार देंगे। और सेकंड प्रॉमिस क्या है सन का, कि अगर सन को क्या करना पड़ेगा, क्विट स्मोकिंग, की उसको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। तो जो इसमें फर्स्ट प्रॉमिस है वो क्या हुआ, फादर का सन से कि गिव हिम ए कार, कि वो कार देंगे, बदले में सन को क्या करना पड़ेगा उनको, क्विट स्मोकिंग। तो ये क्या हो गए, दोनों रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जो कि सेक्शन 2F के अंदर बताया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। हाँ, और जो कंसिडरेशन होती है हमेशा प्रोमिस के लिए होती है, बता, कंसिडरेशन ऑलवेज फॉर दी प्रोमिस। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू सर फेडरिक पोलक। उन्होंने क्या बताया, कंसिडरेशन विच द प्रोमिस, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द ऑथर इज, प्रोमिस ऑफ द अदर इज बोट, एंड प्रोमिस दस गिव फॉर वैल्यू इज एनफोर्सेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसिडरेशन वो प्राइस है जिसमें, जिसके बदले में एक दूसरे को प्रोमिस किया जाता है, और बिना कंसिडरेशन के प्रोमिस क्या है, एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन ये इसके कुछ एक्सेप्शन है, जो कि हम आगे सेक्शन 25 के अंदर ये चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम डेफिनेशन क्लोज, जो कि सेक्शन 2 क्लोज डी के अंदर मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या है, व्हेन एट द desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does abstain from doing, or promise to do or abstain from something, such act
एब्सटेंस और प्रोमिस इज कोल्ड कंसिडरेशन। तो इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो ए और बी का, ए पर्सन है और एक कोई भी किसी का भी नाम जैसे विशाल, ठीक है। इसमें क्या है, ए गिव द वॉच टू विशाल because Vishal desires a watch and Vishal give 5,000 rupees to A because A desire to sell the watch for 5K। तो इसमें क्या है, जो जो भी प्रोमिस हो रहा है वो कंसिडरेशन का, वो डिजायर पे हो रहा है। जैसे कि क्या, ए की डिजायर है कि वो क्या करेगा, अपनी वॉच सेल करेगा, किसको, विशाल को, और बदले में क्या बात होगी, जो विशाल क्या करेगा, उसको 5,000 रुपीज देगा, ठीक है। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। तो जो कंसिडरेशन का जो फर्स्ट एसेंशियल है ये यही है कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इससे रिलेटेड एक केस लो भी है, कोम्ब वर्सेस कोम्ब 1951। इस केस के फैक्ट क्या थे कि जो मिस्टर कोम है और मिसेस कोम है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। डाइवोर्स के बाद जो मिस्टर कोम है वो अपनी एक्स वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो हर मंथली उनको वन सॉरी $100 क्या करेगा, एज ए मेंटेनेंस देगा, ठीक है। तो जो ये सिर्फ जो मिस्टर कोम ने उन्होंने एक ओरली प्रॉमिस किया था, इसमें कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, और बदले में मिस कॉम ने उनको कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या है, मिस्टर कॉम है जो पेमेंट देनी बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होती है, जो मिस कॉम है वो क्या चली, कोर्ट के अंदर चली जाती है। तो इसके अंदर इस जो केस था, इसमें लीगल इश्यू क्या ये था कि क्या बिना कंसिडरेशन के किसी भी प्रोमिस को एनफोर्सिबल करवा सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होते हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। और उसको क्या कर सकते, तभी हम क्या कर सकते, प्रोमिस और कंसिडरेशन होगी तभी उनको क्या कर सकते हम, एनफोर्सिबल करवा सकते हैं। क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जो कि सेक्शन 25 के अंदर बताया गया है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, अगर उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो क्या कर सकते हैं, उसको एनफोर्सिबल करवा सकते हैं। तो कोर्ट में इसमें जो कोर्ट ने हेल्ड किया था, जो भी उन्होंने ये बताया कि सिर्फ प्रोमिस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसके लिए क्या है, कंसिडरेशन भी मैंडेटरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिस कॉम है, उन्होंने कोई भी प्रोमिस नहीं किया था किसी भी चीज के लिए, तो इसलिए उसमें ना ही कोई कंसिडरेशन थी। और इसमें एक प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है, प्रोमिसरी एस्टोपल कैन बी यूज्ड एज ए शील्ड नॉट एज ए sword। जो शील्ड का मतलब क्या है, वो डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। सोल्ड का मतलब है कि अगर कोई चीज नई चीज क्लेम करनी है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रोमिसरी में जो इस केस में अप्लाई हुआ प्रोमिसरी एस्टोपल, वो सिर्फ और सिर्फ हम डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू हम कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर सकते, नई चीज क्लेम नहीं कर सकते। तो ये था केस लो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। मीन्स ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है पास्ट कंसिडरेशन से,
ठीक है, मीन्स पास्ट में कोई भी केस बात हुई हो और उसके बदले क्या कंसिडरेशन, उसी तरीके से प्रेजेंट कंसिडरेशन जो कि जिससे रिलेटेड ये रिलेटेड है, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट कंसिडरेशन। एंड नेक्स्ट है प्रोमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट, ये है फ्यूचर कंसिडरेशन से। तो फर्स्ट हम पास्ट कंसिडरेशन का एग्जांपल लेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंसिडरेशन, उसके बाद फ्यूचर कंसिडरेशन। तो पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब है कि जो पास्ट में किया गया काम, मीन्स जब कोई काम पहले हो चुका हो और बाद में उसके लिए प्रॉमिस किया जाए तो उसे हम पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए ने बी के बच्चे की जान बचाई, ठीक है, विदाउट कोई प्रॉमिस, ठीक है, बाद में भी उसे कहता है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। या फिर कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए और बी, ए ने बी का जो हाउस है वो किससे, फायर से बचाया, ठीक है, पास्ट कंसिडरेशन होगी। तो उस टाइम ए ने बोला बी को कि तुमने मेरा जो घर है वो फायर से बचवाया तो मैं आपको उसके बदले 10,000 रुपए दूंगा। तो ये क्या होगा, ये पास्ट कंसिडरेशन होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब है कि प्रोमिस और परफॉर्मेंस एक साथ हो। सेम टाइम, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंसिडरेशन, मींस अभी के अभी एक्सचेंज एट सेम टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए ए किसी भी शॉप से क्या करता है, पेन परचेज करता है, ठीक है, ए क्या करता है, कैश देता है शॉपकीपर को, ठीक है, सो जैसे ही कैश देता है शॉपकीपर उसको क्या कर देता है, पेन दे देता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रेजेंट पेमेंट, क्या इसमें कंसिडरेशन हो गया, पेन क्या इसमें, वो भी क्या है, कंसिडरेशन है। पेमेंट किसके कंटेक्स्ट में कंसिडरेशन है, शॉपकीपर के, और जो पेन है वो किसके कंटेक्स्ट में है, ए के, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंसिडरेशन। नेक्स्ट है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन जब कोई प्रॉमिस फ्यूचर के लिए हो, फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर ए है जो बी को 100 kg वीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और बदले में बी उसको क्या करेगा, 50,000 रुपीज देगा। जो टाइम पीरियड ट्रांसफर करने का, डिलीवरी करने का, वो है विद इन 1 मंथ। और उस केस में जो बी है वो क्या करेगा, जब ए 100 kg जो वीट है उसको दे देगा बी को, तो बी उसके बाद उसको क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा। तो ये सारी चीजें किस पे, फ्यूचर पे डिपेंड है, क्योंकि अभी सिर्फ जस्ट क्या है, दोनों का प्रोमिस हुआ है, ठीक है। जब प्रोमिस परफॉर्म हो जाएगा
तो तब क्या हो जाएगी, इनकी कंसिडरेशन हो जाएगी दोनों की। तो इसको, और जो डिपेंड है फ्यूचर के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये थे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीगल रूल फॉर वैलिड कंसिडरेशन। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है, द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मीन्स ये हमने जो डेफिनेशन क्लोज की, डेफिनेशन की थी सेक्शन 2 क्लोज डी के अंदर, जिसमें स्टार्टिंग में ही था कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी किया था जो विशाल वाला था, एक और विशाल का, कि ए जो विशाल की डिजायर है कि वो क्या करेगा, ए की वॉच परचेज करना चाहता है, वही जो ए की डिजायर क्या है कि वो अपनी वॉच सेल करना चाहता है विशाल को एट 5000 रुपीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो इसमें एक केस लो भी है जो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो इस केस के फैक्ट क्या थे, जो दुर्गा प्रसाद है वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, मार्केट बनाने के बाद जो भी वहां पे शॉपकीपर होते हैं वो दुर्गा प्रसाद से प्रोमिस करते हैं कि जो भी उनकी शॉप है उसमें जो भी माल वो सेल होगा तो उसमें क्या करेंगे, वो कमीशन देंगे दुर्गा प्रसाद को। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जो कमीशन, शॉपकीपर्स ने जो पेमेंट देने से मना कर दिया, जो कमीशन देने से मना कर दिया, तो इस बेस पर जो दुर्गा प्रसाद है वो कोर्ट चला जाता है और बोलता है कि जो मैंने मार्केट बनाई थी और इसलिए मुझे कमीशन मिलना चाहिए। बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए प्रोमिस एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। क्योंकि हमने डिस्कस किया था, प्रोमिस के साथ साथ कंसिडरेशन होगी तभी क्या कर सकते हैं, उसको एनफोर्सेबल करवा सकते हैं, तभी वो एग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सेक्शन 25 के अंदर बता रखा है कि बिना कंसिडरेशन के भी हम जो एग्रीमेंट है या उसको हम क्या करवा सकते हैं, एनफोर्सेबल करवा सकते हैं। तो इसके पीछे जो रीजन था जो कोर्ट ने मना किया, क्योंकि जो मार्केट थी, जो दुर्गा प्रसाद ने जो मार्केट कंस्ट्रक्ट की थी वो किसके कहने पे की थी, कलेक्टर के कहने पर की थी। ठीक है, तो इसीलिए जो शॉपकीपर की डिजायर, ना कि वो शॉपकीपर की डिजायर पर, कि शॉपकीपर के कहने से, क्योंकि वो कलेक्टर ने उनको बोला था, तो इसीलिए उन्होंने बनाई थी और उसमें शॉपकीपर्स का कोई भी रोल नहीं था। तो इसलिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो कंसिडरेशन है, जो मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर्स का प्रोमिसर, शॉपकीपर है जो उन्होंने प्रोमिस किया, उसकी कोई भी क्या नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। वही जो दुर्गा प्रसाद इस बेस पर क्या नहीं कर सकता, जो कमीशन क्लेम नहीं कर सकता। तो इस केस में जो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो दुर्गा प्रसाद है वो क्लेम नहीं कर सकता कमीशन। नेक्स्ट क्या है, consideration may move from the promisor or any other person who is not a party to contract। तो इससे रिलेटेड भी एक केस लो है, चिन्नैया वर्सेस रामैया। तो इस केस के क्या फैक्ट थे, जो चिन्नैया है वो एक लेडी थी जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी, और वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के थ्रू अपनी डॉटर, जो कि रामैया की वाइफ थी, उनको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दी। लेकिन साथ के साथ उन्होंने एक कंडीशन रखी कि जो रामैया है वो क्या करेगा, उनको मेंटेनेंस देगा। तो रमैया ने एग्रीमेंट को, इस एग्रीमेंट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, रमैया ने जो मेंटेनेंस है वो देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, इस पर जो चन्नैया ने रमैया के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो जो लीगल इशू था इसके अंदर क्या, कि जो कंसिडरेशन है थर्ड पर्सन से आया वो क्या वैलिड है या नहीं है। तो फिर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो चिन्नैया है, जो मेंटेनेंस ले रही थी रामैया से, तो वो क्या है, वो क्लेम कर सकती है रामैया से पेमेंट। क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर ये बताया हुआ, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन। इसके अंदर एक प्रिंसिपल भी है, द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन शू इन इंडिया। मीन्स जो इंग्लिश लॉ से अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जो प्रॉपर्टी किसको दी थी, उन्होंने रामैया की वाइफ को,
और प्रॉमिस किससे लिया था, रामैया से। तो इस हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा और जो कंसिडरेशन है वो भी क्या होगी, लॉफुल होगी। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सिएबल। तो जो प्रिंसिपल है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, जो कंसिडरेशन अगर थर्ड पर्सन से हो सकता है, लेकिन वही इंग्लिश लॉ के अंदर स्ट्रेंजर कंसिडरेशन कैन नॉट बी इश्यू, मीन्स अगर कोई थर्ड पर्सन कंसिडरेशन करता है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और इसके अपोजिट है इंडियन लॉ कि अगर कोई थर्ड पर्सन कंसिडरेशन करता है तो वो क्या होगा, वैलिड मानना जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। वही जो इंग्लिश लॉ के अंदर है, जो पास्ट कंसिडरेशन है उसको क्या बताया गया है, इनवैलिड। इंग्लिश लॉ के अंदर जो है पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडरेशन नहीं मानना गया। उसके बाद है कंसिडरेशन शुड बी रियल। रियल मीन्स कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए कहता है अगर तुम मुझे अपनी कार दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो इसमें क्या है, सब चीजें रियल है, जो कार है वो भी रियल है और जो पैसे वो भी क्या है, रियल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एंड नॉट इल्यूजरी मीन्स, इल्यूजरी का एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे ए कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा जब मेरा मन करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है कि कब करेगा कब नहीं करेगा। और प्रोमिस भी क्या है, इल्यूजन है, क्योंकि उसने बोला कि जब मेरा मन करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही क्या है कंसिडरेशन इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। तो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो इलीगल हो, फॉर एग्जांपल ड्रग्स वगैरह हो या कुछ इससे जो भी जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल ना करवाया जा सके, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, कंसिडरेशन नोट नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स कि एडिक्वेट जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे बस क्या रियल लॉफुल और फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। और इसके बेस पर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है, इंडियन कोड, जिसमें बताया है कि जो इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन डज नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मींस अगर कोई कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो उसके उस बेस पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फॉर इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ए के पास एक कार है जिसकी वैल्यू है 50 लाख, ठीक है। बट वो क्या करता है, बी को सेल कर देता ओनली 20 लाख, ठीक है। तो अब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि जो कंसिडरेशन थी वो एडिक्वेट नहीं थी और इस बेस पर हम इसको इनवैलिड नहीं बोल सकते, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 25 जो कि कंसिडरेशन से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन दे रखे हैं कि किस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो तो भी उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वो वॉइड माना जा सॉरी वैलिड माना जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।